हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी 25 फरवरी 2021 को जो पेपर हुआ था उस क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चंस मुझे आप लोगों के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किसी रेलगाड़ी की बिना रुके गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और रुकने पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वह 1 घंटा में कितना मिनट चलेगी। दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या हम करेंगे कि यहाँ पर जो रेलगाड़ी की बिना रुके गति है यह 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि रेलगाड़ी जो कहीं रुकती नहीं है, और रुकने पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब गाड़ी रुक रुक कर चलती है तो उसकी जो चाल है वो कम हो जाती है, वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वह 1 घंटा में कितना मिनट रुकेगी। इसमें हम क्या करेंगे, यह जो चाल है इन चालों का अंतर हम निकाल लेंगे। क्या करेंगे, हम चालों का अंतर हम निकाल लेंगे, और चालों में अंतर जो है ये 60 है, ये 40 यानी 20 का अंतर है। कितने का है, 20 का। इसमें हम क्या करेंगे, बिना रुके चाल, बिना रुके जो चाल है उससे इसमें हम भाग दे देंगे, तो यहाँ पर ये 60 है, और इसे क्योंकि आंसर घंटा में आएगा, इसे मिनट में करने के लिए हम 60 से इसमें गुणा कर देंगे। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, ये 60, तो आ गया हमारा ये 20, यानी कि 20 मिनट। दोस्तों, 1 घंटा में 20 मिनट जो है गाड़ी रुकेगी, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन जो बी है करेक्ट है। इसी के साथ अगला प्रश्न, प्रश्न 2, 12, 15 और 21 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। दोस्तों, यहाँ पर 12, 15 और 21 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए इसमें हम बड़ी से बड़ी संख्या से तीनों में भाग देंगे, और यह देखेंगे क्या यह तीनों को विभाजित कर पा रही है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या है 3, जो तीनों को विभाजित कर दे रही, यानी कि 12 को भी कर देगी, 15 को भी कर देगी और 21 को भी कर देगी। इसलिए जो एचसीएफ है वह जो है 3 है। कितना एचसीएफ, 3। अब हमें निकालना है एलसीएम, तो एलसीएम निकालने के लिए 12 और यहाँ 15 और 21 हमें लिख लेते हैं, और ये देखेंगे क्या बड़ी से बड़ी संख्या तीनों को विभाजित कर दे रही है, तो बड़ी से बड़ी संख्या है 3। लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे क्या छोटी संख्या इन दोनों में से किसी संख्या को विभाजित कर दे रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या को जो है देखेंगे, और बड़ी से बड़ी संख्या हमारी 3 है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 12 या 15, पहले 2 को हम देखेंगे, 2 में से 1 को हम काट लेंगे, तो इसे हम काट देते हैं। 3 चौका 12, तो इसमें हम गुणा कर देंगे 15 और 4 में, 15 चौका 60 हो जाएगा। 21 यहाँ पर हम लिख लेते हैं। अब इन दोनों में हम देखेंगे बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को जो विभाजित कर सके वह भी 3 है। 3 से हम जो है 21 को काटेंगे, 3 7 21। अब 60 और 7 का हम गुणा कर देंगे, यानी कि 7 0 0 और 7 6 42, तो 420। दोस्तों, एलसीएम जो है 420 आ गया, तो यहाँ हम लिख देंगे एलसीएम 420 और एचसीएफ आ गया है 3। यही जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, प्रश्न 3, यदि x प्लस वाई बराबर 27, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 243 है, तो x माइनस वाई का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों, चूंकि हम यहाँ पर जानते हैं कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ये वाई का स्क्वायर बराबर 243 दिया है, और यह जो फार्मूले पर ओपन हो जाएगा, एक्स प्लस वाई और यहाँ से एक्स माइनस वाई दूसरे ब्रैकेट में बराबर 243, और यहाँ से देखिए एक्स प्लस वाई का जो मान है वह 27 दिया है, इसे यहाँ पर हम रख देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई और बराबर 243, और ये जो है 27 जो है तिरिया गुना में नीचे आ जाएगा, ये 27। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है 27 से जो है 243 को जो है भाग दे देंगे, तो यह जो है 9 बार में जो है कट जाएगा। तो यहाँ पर एक्स माइनस वाई का जो मान आया वह जो है दोस्तों 9 है, और यही जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। प्रश्न 4, एक गांव की जनसंख्या 50,000 है, 10% प्रति वर्ष वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी। दोस्तों, जो ये जनसंख्या है यह 100% है, और यहाँ पर वृद्धि कितनी है, 10% की, तो यानी कि 110% जो है वृद्धि है। तो इसे आप लिख सकते हैं 110/100, और 0 से 0 कट जाएगा, यानी 11/10। और परसेंटेज के कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बता रखा है कि आप क्या करेंगे, यह जो 50,000 है जनसंख्या, इसमें आप क्या करेंगे, यह जो 11/10 है, चूंकि यहाँ पे 2 वर्ष बाद कहा है, तो 2 बार आप ला के इसमें गुणा कर देंगे, 11/10 गुणा 11/10, तो आपका आंसर जो है आ जाएगा।
तो 0 0 से 0 0 यहाँ कट गया, और ये 500 गुणा में 11 11 गुणा कर देंगे तो 121। अब इसे हम गुणा कर देंगे तो 0 0 और 5 एकम 5, 5 दूनी 10 के 0, 5 एकम 5 एक 6, यानी कि 60,500। यानी कि दोस्तों आप बता सकते हैं कि 2 वर्ष बाद जो है गांव की जनसंख्या 60,500 होगी। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न 5, यदि a माइनस बी बराबर 5, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 41 है तो a इंटू बी का मान क्या है। दोस्तों हम यहाँ से क्या करेंगे, a माइनस बी बराबर 5 दिया है, इसे हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देंगे। तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ये 5 का स्क्वायर। अब इसे हम ओपन कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab और बराबर ये 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका जो मान है ये यहाँ दिया हुआ 41 है, इसलिए इस पर हम रख देंगे। तो 41 माइनस 2ab बराबर 25। 41 का हम पक्षांतर कर देंगे, माइनस 2ab बराबर 25 माइनस 41। 41 में से 25 घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस 16, और ये माइनस 2ab, यानी कि ab बराबर माइनस 16 बटे माइनस 2, और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 8। यानी कि आप बता सकते हैं कि a इंटू बी का जो मान है वह 8 है, और यही जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न 6, एक आयत का क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है, लंबाई 15 सेंटीमीटर है, परंतु लंबाई को 4/3 कर देने पर नया परिमाप क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर दिया है आयत का क्षेत्रफल, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि L इंटू बी। ये दिया है 150 सेंटीमीटर और लंबाई दिया है 15, तो यहाँ 15 रख देंगे, 15 गुणा बी बराबर 150। अब इसे काट देंगे, 15 दहा में 150, तो यानी कि बी यानी कि चौड़ाई हमारी आ गई 10 सेंटीमीटर। कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर, और लंबाई दिया है यहाँ पर 15 सेंटीमीटर। और यहाँ पर इसने कहा है कि लंबाई को 4/3 कर देने पर, तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि जो ये 15 है इसका हम 4/3 कर देंगे, तो 3 पंजे 15 यानी कि 5 चौका 20। तो ये हमारी आ गई जो है नई लंबाई, क्या आ गई, नई लंबाई। अब इससे लेकर के जो है हमें निकालना है नया परिमाप। नया परिमाप, तो परिमाप होता है, परिमाप आयत का परिमाप 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि 2 ब्रैकेट में L प्लस बी, 2 और नया लंबाई कितना है 20 है, प्लस चौड़ाई वही रहेगी यानी 10। तो ये हो गया आपका 2 गुणा में 20 और 10 30, तो 2 गुणा 30 बराबर 60 सेंटीमीटर। यानी कि दोस्तों आप बता सकते हैं कि नया परिमाप है वह 60 सेंटीमीटर है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न 7, यदि x बटे अंडर रूट 162 बराबर अंडर रूट 128 बटे x है तो x का मान ज्ञात करें। दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम त्रिया गुणा कर लेंगे, ऐसे ऐसे जो है, तो x की x में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, और यहाँ से ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 162 और ये हो जाएगा गुणा में 128। अगले स्टेप में तो 162 को आप लिख सकते हैं 81 गुणे 2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, इतना जाएगा जो है, और 128 को आप लिख सकते हैं 64 गुणे 2, 2 चौका 8, 2 छक्के 12। अब हम क्या करेंगे, अब 81 जो करनी से फ्री होगा तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, और 64 करनी से फ्री होगा तो ये 8 आ जाएगा, और 2 यहाँ पर जो है जोड़ा बन के 2 बाहर आ जाएगा। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से देखिए हो गया 2 अट्ठे 16 और 16 9 144, 144। अब यहाँ से x है जो ये वर्ग है इधर वर्गमूल में आ जाएगा, और 144 जब करनी से फ्री होगा तो यह आ जाएगा जो है 12। यानी कि आप बता सकते हैं कि x का जो मान है वह 12 है, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रश्न 8, लड़कियों की संख्या का 2/5 और लड़कों की संख्या का 3/5 बराबर है। यदि कुल संख्या 250 है तो कितने लड़के हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पे G बना लेंगे गर्ल्स के लिए, और यहाँ पर B बना लेंगे बॉयज़ के लिए। अब यहाँ पे कह रहा है
लड़कियों की संख्या का 2/5, तो यहाँ जो है 2/5 आप कर देंगे गुणा में, और लड़कों की संख्या का 3/5, और लड़कों में आप कर देंगे गुणा 3/5, और ये दोनों जो है बराबर है। अब 5 से 5 एक कट गया, तो 3 जो है बी जो है ये जी के नीचे आ जाएगा, और 2 जो है 3 के नीचे आ जाएगा। यानी आप इसे लिख सकते हैं कि जी अनुपाते बी बराबर, और ये हो जाएगा 3:2, यानी कि लड़कों और लड़कियों का जो अनुपात है वो 3:2 है। और यहाँ हमें कहा है कुल संख्या कितना है 250, और हमें निकालना है कितने लड़के हैं, लड़कों की संख्या हमें बताना है। तो इन दोनों का आनुपातिक योग कितना है 5, कितना है 5, और हमें निकालना है लड़कों की संख्या। तो हम ये 250 में गुणे कर देंगे 2/5 से, 2/5 से। अब 5 से हम काट देंगे, तो 5 5 25 आ गया 50, और 50 दूना 100, 50 दूना 100, यानी कि दोस्तों आप बता सकते हैं कि लड़कों की जो संख्या है वो 100 है, और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न 9, √42.25 का मान क्या है। दोस्तों 42.25 का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जोड़ा बना लेंगे, दशमलव के जो है बाएं जो है ऐसे 2 अंकों का, और दशमलव के दाएं भी जो है इस प्रकार से जोड़ा बनता हुआ चला जाता है। ऐसे देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि दशमलव के बाएं जब आप बनाएंगे तो इस तरफ से जाएगा जो बनता हुआ, और दशमलव के दाएं बनाएंगे तो इधर से जोड़ा बनता हुआ चला जाएगा। अब ये जो 25 है, 25 हम देखेंगे ये किस संख्या का वर्ग है, तो यह 25 जो है यह 5 का वर्ग है। कितने का है ये 5 का वर्ग है। और ये जो 42 है, दशमलव को आप छोड़ दीजिए, जो है दशमलव को आप ध्यान में इसमें मत रखिए। अब ये जो 42 है, अब 42 हम देखेंगे किस संख्या के वर्ग के बराबर है, ज्यादा न हो, इससे कम हो सकता है। तो यदि हम करते हैं 7 7 49 तो ज्यादा हो जाता है, यानी हम यहाँ पे करेंगे 6 6 36, कितना करेंगे 36, तो यहाँ से 6 हो जाएगा जो है। यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पर जो है 1 अंक के बाद जो है दशमलव हो जाएगा। यानी कि आप बता सकते हैं कि 42.25 का वर्गमूल जो है वो 6.5 है, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न 10, किसी वस्तु को 6,300 रुपये में खरीदा गया, 6% लाभ पाने के लिए वस्तु को कितने में बेचना होगा। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो क्रय मूल्य आपका यहाँ पर 6,300 रुपये, और लाभ आप निकालेंगे जो है 6,300 और गुणा में 6%। इसे आप क्या करेंगे 6,300 और प्लस में 6,300 और गुणा में 6/100। इसे क्या करेंगे आप सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके जो है इसमें जोड़ देंगे, आपका जो है विक्रय मूल्य आ जाएगा, और वही जो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यह क्वेश्चन सॉल्व करके आप मुझे कमेंट के जरिए बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न 11, यदि x बराबर इतना, y बराबर इतना और z बराबर इतना है तो xy, yz, zx का एलसीएम ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले xy हम निकालेंगे। देखिए x और y इन दोनों की हम गुणा करेंगे, तो होता क्या है कि जब आधार बराबर होता है तो पावर जो है जुड़ जाती है गुणा में। तो यहाँ पर हम देखते हैं 2 यहाँ पर पावर 1 है, और यहाँ पर 2 की पावर 3, यानी इसमें हो जाएगा 2 की पावर 4 और गुणा में 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 1, 3 की पावर 3 की पावर 3। अब हम निकाल लेंगे yz, क्या निकालेंगे yz, यानी इन दोनों की हम गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 2 की पावर 3 है और 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 5 हो जाएगा यहाँ पर जो है गुणा। अब जो है 3 हम देखेंगे, तो 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2, यानी कि 3 की पावर 3। अब हम निकाल लेंगे zx, यानी कि ये x और ये z की हम जो है गुणा करेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि 2 की पावर यहाँ पर 2 है, और 2 की पावर 1, यानी कि 2 की पावर 3 गुणा में। अब 3 देखेंगे, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 2, यानी कि 3 की पावर 4। अब हम निकाल लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम में जो है जो सबसे बड़ी पावर होती है, उसी संख्या को हम लेते हैं।
तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एलसीएम के लिए 2 को पहले देखते हैं। तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 3, यानी 2 की पावर जो 5 ये सबसे बड़ी पावर है, यानी पावर 5 इसी को हम लेंगे। तो 2 की पावर 5 और गुणा में अब हम 3 में देखेंगे। तो 3 में हम देख रहे हैं कि ये दोनों पावर तो बराबर है, 3 3 है, लेकिन ये पावर 4 बड़ी है तो इसको हम लेंगे। तो गुणा में 3 की पावर 4, और यही दोस्तों आपका जो है एलसीएम है। यानी आप बता सकते हैं कि एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स का जो एलसीएम है वह 2 की पावर 5 गुणा में 3 की पावर 4 है। यही इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न 12 है, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 20% की वृद्धि फिर 10% की कमी हुई तो क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों हमें बताना है कि क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि प्रतिशत कमी या वृद्धि का कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो कंसेप्ट है a माइनस बी माइनस ए बी बटे में 100। a यहाँ पर 20 है और b यहाँ पर 10 है, इसको रख के हम सॉल्व कर देंगे। तो 20 माइनस 10 माइनस 20 गुणा 10 बटे 100, तो 0 से दोनों कट गया और यहाँ 20 में से 10 और 2 12 हम घटा देंगे तो आ जाएगा 8%। कितना आएगा? 8%। दोस्तों यहाँ पर ये जो चिन्ह है ये पॉजिटिव है और यह दिखाता है कि वृद्धि हुई है, दिखाता है कि वृद्धि हुई है, यानी कि लाभ हुआ, यानी कि लाभ हुआ है। तो यानी कि यह बता सकते हैं कि 8% की वृद्धि हुई है और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न 13, एक त्रिभुज का आधार 6 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्षेत्रफल निकालना है और यहाँ पर यह ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि किस प्रकार का त्रिभुज है, न तो समबाहु है न तो द्विबाहु है, तो इसे हम जो है जनरल त्रिभुज मान लेंगे, साधारण त्रिभुज। तो इसका जो सूत्र होता है क्षेत्रफल निकालने का वह होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुणा ऊंचाई, और इसी सूत्र पर रख करके हम जो है रख देंगे तो सॉल्व हो जाएगा। तो 1/2 गुणा आधार कितना है ये 6 और ऊंचाई यहाँ पर 8 दिया है, तो 2 चौके 8 और 4 छंग 24, यानी कि 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों त्रिभुज का यही क्षेत्रफल है, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न 14, 4, 16 और 20 का चतुर्था अनुपात क्या है। दोस्तों फार्मूला होता है हमारे पास a, b और c का चतुर्था अनुपात बराबर b इंटू सी बटे a। तो यहाँ पर a है 4, b है 16 और c है 20, इसको रख देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 16 गुणा 20 बटे 4। तो 4 चौक का 16 और 20 चौक 80, तो इसका आंसर आ गया 80। यानी कि आप बता सकते हैं कि 4, 16 और 20 का चतुर्था अनुपात 80 है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न 15, ए और बी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं, बी 60 दिन में कर सकता है, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा। ये हमें बताना है कि ए अकेला कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया है कि ए और बी यानी दोनों मिल करके है काम को 40 दिन में करते हैं और बी जो है 60 दिन में करता है, तो बी जो है उसी काम को 60 दिन में करता है। अब 40 और 60 का हम एलसीएम निकाल लेंगे, तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 120। यही हमारा जो है टोटल वर्क है, यानी कि कुल कार्य, टोटल वर्क आ गया। अब 40 से हम 120 में भाग दे देंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 3, और 60 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 2। अब हम क्या करेंगे, अब घटा देंगे तो 20 से भी कट जाएगा, यहाँ आ गया a और बराबर 3 में से 2 गया 1, यानी जो a जो है वह एक दिन में एक काम करता है, तो 120 काम कितने दिन में करेगा। 120 में हम ये 1 से भाग दे देंगे तो हमारा जो है पता चल जाएगा कितने दिन में कार्य करेगा। तो 120 दिन, यानी कि दोस्तों आप बता सकते हैं कि ए जो है उस कार्य को अकेले जो है 120 दिन में करेगा, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न 16, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में कोई धन 8 गुना हो जाता है तो दर क्या होगी। दोस्तों इसे हम मान लेंगे माना
मूलधन, और यहां हम कर देंगे मिश्रधन। मूलधन 1 है तो मिश्रधन जो है वो 8 गुना यानी 8 हो जाता है, और ये 3 वर्ष में, समय कितना है 3 वर्ष। अब यहां पर अब हम निकालेंगे कि 1 वर्ष, 1 वर्ष में निकालेंगे धन कितना हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका हम क्यूब रूट कर देंगे इस प्रकार से 1, और यहाँ भी जो है इसको भी कर देंगे 8। तो यहाँ से 1 आ जाएगा और यहाँ से 2 आ जाएगा, यानी कि 1 वर्ष में 1:2 है, यानी कि दुगुना हो जाता है। यानी कि दूसरे साल जो धन है वह जो है दुगुना हो जाता है। कितना हो जाता है, दुगुना हो जाता है। यानी कि 1 का अंतर है तो दुगुना हो जाता है, यानी कि 100%। कितना है 100%। यानी कि आप बता सकते हैं कि जो दर है वह 100% है, और यही जिस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न 17, 5 पाइप किसी टंकी को 8 घंटे में भरते हैं तो समान सामर्थ्य के 8 पाइप टंकी को कितने समय में भरेंगे। इस प्रश्न को आप इस तरह भी लगा सकते हैं कि 5 पाइप गुणा 8 घंटे में, और भरते हैं यानी 1 टंकी, 1 इनका वर्क हो गया, बराबर। अब यहाँ पर कह रहा है कि 8 पाइप कितने समय में मालूम नहीं, कितने समय में मालूम नहीं, इसे हम x मान लेंगे। और यहाँ भी जो वर्क है वो वही टंकी यानी 1 है। अब 8 से 8 हम काट देंगे तो x हमारा आ गया 5। कितना आ गया 5, तो x बराबर 5। यानी कि दोस्तों आप बता सकते हैं कि 8 पाइप मिलकर के टंकी को जो है 5 घंटे में भर सकते हैं, 5 घंटे में भर सकते हैं। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न 18, पी और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात 7:5 है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 50 वर्ष है, तो बड़े व्यक्ति की उम्र क्या है। दोस्तों यहाँ पर पी और क्यू हैं, दो यहाँ पर व्यक्ति हैं, पी और क्यू हम बना लेते हैं, और ये अनुपात का चिन्ह है। अब इनमें रेशियो कितना है 7:5 का, तो 7:5 हो गया। और यहाँ पे कह रहा है कि 5 वर्ष पहले इनकी जो आयु है इसका जो योग है वह कितना है दोस्तों 50 है। कितना है 50। तो हम क्या करेंगे कि ये 5 साल पहले है, तो यदि दोनों में हम 5-5 साल हम जोड़ दें, चूंकि दोनों की आयु जो है 5-5 साल जुड़ेगी, तो इनकी जो है वर्तमान आयु का योग हमें प्राप्त हो जाएगा। तो 50, 5 55, 5 60, यानी कि वर्तमान आयु का जो योग है दोस्तों वह 60 है। कितना है 60 है। और यहाँ पर हम आनुपातिक योग हम निकाल लेते हैं, तो ये है 7 5 12, 7 5 12। हमें निकालना है बड़े व्यक्ति, यानी हमें पी की आयु जो है निकालना है। तो यहाँ देखिए पी की आयु बराबर, और ये 60 है, इसमें हम गुणा कर देंगे 7/12 से, 7/12, 12 पंजे 60 और 7 पंजे 35। कितना हो गया 35 वर्ष। यानी कि दोस्तों आप बता सकते हैं कि बड़े व्यक्ति की जो उम्र है वह 35 वर्ष है, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न 19, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 1:2:3 है, और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80 है, तो कुल धन ज्ञात कीजिए। कुल धन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे लिख लेते हैं, और इनमें अनुपात जो है यहाँ पे दिया हुआ है 1:2:3। यहाँ हम लिख लेते हैं ऐसे 1 2 और ये 3, और इसके बीच में ये अनुपात। और हमें क्या दिया है 50 पैसों के सिक्कों की संख्या 80 है। कितना है 80। हम क्या करेंगे, ये जो 50 पैसे है इसका जो 2 है रेशियो, इससे हम क्या करेंगे, इसमें हम भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा 40। कितना आ जाएगा 40। इसका मतलब है कि 40 रुपये आ गया। कितना आ गया 40 रुपये। अब इस 40 से हम इसमें गुणा कर देंगे, इसमें हम गुणा कर देंगे, इसमें, तो हमें सिक्कों की संख्या सबकी जो है पता चल जाएगी। 40 से हम 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ आ गया 40, और इसमें 2 में हम करेंगे तो यहाँ आ गया 80, और यहाँ हो गया 4 3 12, यानी कि 120। तो ये हो गया हमारे सिक्के। क्या हो गए
सिक्के। अब इनको हम रुपयों में बदल देंगे, तो ये 40 सिक्के जो हैं ये यहाँ पर है 1 रुपये, तो ये कितने हो गए 40 रुपये। कितने हो गए ये 40 रुपये। और यहाँ ये 80 सिक्के हैं, कितनों के हैं 50 पैसों के 80 सिक्के हैं, तो 2 से हम भाग दे देंगे तो आ जाएगा ये यहाँ पर 40 रुपये। कितना आ जाएगा 40 रुपये। इसको लिखते चले हम रुपये, ये भी रुपये है। अब यहाँ 25 पैसे, 25 पैसे के कितने सिक्के हैं 120 सिक्के हैं दोस्तों। कितने सिक्के हैं 120 सिक्के। और चूंकि 1 रुपये में 25 पैसे 25 पैसे 25 पैसे 25 पैसे यानी 4 25 पैसे जब हम मिलाएंगे तो 1 रुपया बनेगा। तो 120 में जब हम 4 से भाग देंगे तो 4 3 12 यानी 30 रुपये आ जाएगा। कितना आएगा ये 30 रुपये। कितना आ जाएगा 30 रुपये। तो ये हो गया आपका जो है 30 रुपये। और यहाँ प्रश्न में हमसे पूछा है कि कुल धन कितना है, कुल धन कितना है। तो अब हम इसको जोड़ देंगे 40 रुपये 40 रुपये और ये 30 रुपये। तो 40 40 80 और 80 और 30 कितना हो गया 110 रुपये। कितना हो गया दोस्तों 110 रुपये। और यही जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो के पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही कमेंट के जरिए ये अवश्य बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।